अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। और जी सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। गर्मी तो ख़ैर जी बहुत ही गर्मी है, बहुत, 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 बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लामाबाद में गर्मी है। बाहर जाते हैं तो बस ऐसा लगता है किसी तंदूर में चले गए। और इतनी ज़्यादा तपिश है, मैं तो सब लोगों से कहूँगी यकीनन इंडिया में भी बहुत से लोग जो हैं वो इसी किस्म के मौसम को फेस कर रहे होंगे कि जब भी बाहर निकलें तो आप लोग जी पानी शानी पीते रहें और अपना ख्याल रखें। वैसे खामखा मेरी तरह बाहर ना फिरा करें, मुझे तो कोई काम नहीं भी होता तो भी मैं बाहर पता नहीं क्यों निकल जाती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग ख्याल रखें अपना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जी ना सिर्फ गर्मी ये कि पाकिस्तान में गर्मी है, बल्कि ये कि सियासत में भी बहुत गरम गरम खबरें आ रही हैं। और सबसे पहले बात हम करेंगे मुराद सईद साहब की, जो कि इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी साथी माने जाते हैं। और आपको तो याद ही होगा मुराद सईद साहब की वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले उनका कहना था कि जी 200 करोड़ जो है वो डॉलर इमरान खान लेकर आएंगे और 100 करोड़ जो है वो लोगों के मुंह पर मारेंगे जिनसे हमने लोन ले रखा है। और बाकी 100 करोड़ जो है वो खान साहब जो हैं वो कंट्री में लगाएंगे, यानी कि 100 करोड़ डॉलर जो हैं वो मुराद सईद साहब के बकौल इमरान खान ने मुंह पे मारने थे लोगों के, जिससे भी हमने लोन लिया है। यानी लोन मांगते वक्त तो हम यूं करके जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और वापसी के लिए उनका ख्याल था कि मुंह पे मार दिए जाएंगे। लेकिन खैर मुंह पे मारते तो सही, लेकिन ऐसा भी हमने होता हुआ नहीं देखा। बहरहाल मुराद सईद साहब को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है वो घूम रही थी। आपको पता है इमरान खान के कई साथी जो हैं वो अरेस्ट किए गए और उसके बाद वो बाहर आके कहने लगे जी हमने तो इमरान खान की पार्टी को छोड़ दिया है। कि कई लोगों ने कहा कि जी सियासत को ही छोड़ दिया है, तो शायद इसी किस्म का खतरा जो है वो मुराद सईद साहब को भी होगा। तो मुराद सईद साहब के लिए भी काफी सुना जा रहा था कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, और अब बताया ये जा रहा है कि मुराद सईद साहब अफगानिस्तान फरार हो गए हैं और उनकी जगह उनके भाई कलीम सईद को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि मुराद सईद साहब ना मिले तो कलीम सईद साहब ही सही, यानी मुराद सईद नहीं मिले तो उनके भाई ही सही। और इस तरह से पुलिस ने जो है मुराद सईद साहब के भाई को अरेस्ट किया है। और उनका कहना ये है और खबरें ये आ रही हैं कि जी मुराद सईद साहब जो है वो अफगानिस्तान की तरफ फरार हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कब जो है मुराद सईद साहब हमें दोबारा दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल उनका कुछ अता पता नहीं है और ना ही वो हमें किसी न्यूज़ में या न्यूज़ चैनल पे या किसी जगह पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि कहीं अफगानिस्तान वगैरह में ही लगता है कि वो जा चुके हैं। बात करेंगे हम जो पहले वजीर रह चुके हैं गुलाम सरवर साहब की। उन्होंने, आप जानते हैं कि एक दिन पहले इस्लामाबाद से उनको अरेस्ट किया गया था और गुलाम सरवर साहब का कहना ये है कि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। जी हाँ, एक दिन भी वो जेल में नहीं गुजार सके और एक दिन के बाद ही उन्होंने कहा कि जी मैंने तो पार्टी छोड़ दी है। बात हम करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में आप सब जानते हैं जका अशरफ साहब जो हैं उनको रखा गया है पीसीबी का चेयरमैन। जी हाँ, पीसीबी के चेयरमैन के लिए ये शर्त है कि उसने कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी हो, यानी कि बीए कर रखा हो और ग्रेजुएशन की डिग्री हो। अब पता ये चला है, वैसे ये ज़का अशरफ साहब जो हैं ये आसिफ अली जरदारी के बड़े क्लोज हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के ही कहने पे सुना गया है कि इनको पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया है। अब ये और बात है कि ये सिर्फ मैट्रिक पास हैं और इनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो जाली साबित हो चुकी है, यानी कि फेक डिग्री इन्होंने जमा करवाई थी अपनी जो है वो पीसीबी की चेयरमैनशिप लेने के लिए। और इस बारे में भी पता लग चुका है कि वो डिग्री फेक है और ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है। लेकिन जाहिर है कि पीसीबी के चेयरमैन के लिए ये शर्त है कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इनको रखा जाता है या इनको हटा दिया जाता है। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ तो कोई ख़ास रूल्स के ऊपर काम किया नहीं जाता, हमारे यहाँ सिर्फ पर्ची सिस्टम चलता है। तो लग यही रहा है कि ये पर्ची सिस्टम जो है वो जीत जाएगा। ईद आ रही है जी नेक्स्ट वीक में। हर जगह जहाँ पे भी मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर ईद है। और यानी कि अब 28 से लेकर और 30 तक, यानी समझे फर्स्ट तक जो है वो 28, 29, 30 और फर्स्ट, ये 4 दिन जो है वो
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो आम तातील का जो है ऐलान किया है, यानी कि सब ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस ये 4 दिन में बंद होंगे। और पहले तो खैर सिर्फ ये कहा गया था कि 29th और 30th की छुट्टी ही दी गई थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने एक दिन और 28th का भी लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि 28th को भी छुट्टी होगी और लोग जो है वो अपनी ईद जो है वो अपने इलाकों में जाके मना सकते हैं। वैसे तो क्या ईद होती है, इसको मैं तो खैर कभी अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा मुझे बुरा भला ही कहा जाता है कि अजीब किस्म की हो, ऐसे कैसी मुस्लिम हो, ऐसे मुस्लिम कैसे होते हैं। लेकिन ये मुझे ना ये खून खराबा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह की ईद है वो पहले वाली रमजान वाली से बेटर होती है। अभी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेचारे मासूम मासूम से जानवर जो हैं हजारों की तादाद में इनकी कुर्बानी कर दी जाती है और इनको काट पीट के और वो लोगों में बांट भी देते हैं, कुछ फ्रीजर में भी रख लेते हैं और फिर पूरे साल खाते रहते हैं। ये तो शुक्र करना चाहिए सब लोगों को कि ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, वरना अगर कहीं बकरी बना देता तो बकरा ईद पे तो खैर कटते ही, लेकिन बकरा ईद के अलावा भी जी 100 खतरे होते हैं हमारे यहाँ, तो आप जानते हैं ना मुल्ला वगैरह का। खैर छोड़े इस चीज को, मैं तो फजूल की बातें करती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि जी एक इस बकरी की भी या बकरे की भी जो है वो पिक्चर आई है और लोग ये कह रहे हैं ये बकरा जो है ये खरीदा तो जा सकता है लेकिन इसको काटा नहीं जा सकता, या इसको ज़िबानी किया जा सकता है, या इसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। यानी कि इसको आप काट नहीं सकते, हाँ खरीद ज़रूर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बकरे में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से इसको खरीदा तो जा सकता है लेकिन इसको काटा नहीं जा सकता। अगर किसी की समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी समझ में तो नहीं आ रही है किस किस्म की पहेली है। शायद किसी और को जो है इस बात की समझ आ जाए। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ। और जी इंसानी हुकूक की बेहतर तालीमात के लिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और उनका कहना ये है कि बहुत ही इंसानियत की खिदमत करती है पीपल्स पार्टी, और इसके लिए लोगों को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें और ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया जा सके। लेकिन बिलावल साहब आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आप बिजी बहुत रहते हैं कि सिंध में एक आदमी है मियाँ मिट्ठू। जी हाँ, मियाँ मिट्ठू जो है वो हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियों को उठा के ले जाता है, ज़बरदस्ती उनके निकाह पढ़वाता है, उसके बाद उनका मज़हब चेंज करवाता है, उन बच्चियों को जो है उनके माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता। और उसके आगे की कहानी भी अभी पता लगी है, और वो ये कि उन बच्चियों को मुसलमान करने के बाद उनके माँ बाप से उनके हिस्से की ज़मीन जायदाद और सामान मांगा जाता है। और इसी किस्म की हरकतें करके बहुत सी हिंदू जो फैमिलीज हैं वो डर के मारे भागना शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग भारत तक गए हैं, एक दो लोगों को मैं भी जानती हूँ जिन्होंने जो है वो वहाँ की एनजीओ वगैरह में काम करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी मदद की कि वो उनको यहाँ से निकाल के वो अपनी बच्चियों के साथ हिफाजत से हिंदुस्तान चले जाएं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर तो हमें शर्म वरम आती नहीं है, शायद हमने बेच के खा लिए या पता नहीं क्या हुआ है। वरना सुनते तो थे कि जी इस किस्म की हरकतें करते हुए लोगों को शर्म आया करती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों का बहुत ख्याल रखती है और बड़ा ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर ये भी ह्यूमन राइट्स का ही एक इशू है, और अगर आप वाकई में सीरियसली चाहते हैं कि लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन करें और इसी बेस पे ज्वाइन करें कि आप ह्यूमन राइट्स का ख्याल कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले मियाँ मिट्ठू और उसके पूरे गैंग को और उसके जैसे दूसरे लोगों को अरेस्ट कीजिए और उनको सजा दीजिए, जेल में डालिए, चक्की पिसवाइए, चाहे फांसी पे लटकाइए। लेकिन इस किस्म के लोगों से जो हमारी माइनॉरिटी के मासूम लोग यहाँ पे थोड़े से रह गए उनकी जान बचाइए, उनकी बच्चियों की जान बचाइए। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी हम आपकी बात को मानेंगे कि वाकई में आप सीरियसली बात कर रहे हैं, वरना इस किस्म की स्टेटमेंट देते हुए थोड़ा सा गौर कर लिया कीजिए, इसलिए कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आपकी बात जो है वो एक जगह नहीं ठहर सकती, आपकी बात को लोग सुनते हैं और उसके बाद मजाक भी उड़ाते हैं। खैर हम चलेंगे आगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अफगानियों को मुल्क बदर करने का फैसला। जी हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब वो जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए थे रेफ्यूजीज बनकर या एज अ रेफ्यूजीज पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान से बाहर निकालना शुरू करेंगे। लेकिन खैर बड़ा मुश्किल काम है।
पॉसिबल नहीं हो पाएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। उसकी रीज़न ये भी है कि अभी तक हम उनके नाम पर पैसा ले रहे हैं, अभी तक हम रेफ्यूजीज़ के नाम पे पैसा खा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि इसके अलावा वो लोग जो यहाँ पर सालों पहले आए थे, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं और उनका कारोबार यहाँ पर हो गया है, हर चीज़ उनकी इस वक़्त पाकिस्तान में ही है, तो वो तो बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वरना तो शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि तालिबान तक के बारे में कहा था कि जी तालिबान और टीटीपी वाले जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, कई ऐसे जो यहाँ पैदा हुए, उनके यहाँ ट्रीटमेंट हुए, और कई दूसरी बातें शेख रशीद साहब बताते रहे। लेकिन खैर आजकल शेख रशीद साहब को सब लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, ना जाने वो कहाँ चले गए, और हम दुआ करते हैं खैरियत से हों और जल्दी हम दोबारा शेख साहब की वही खट्टी मीठी बातें और अजीब अजीब किस्म की जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसको देख सकें। बहरहाल हम बढ़ते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ। कराची भुट्टो का है और अब भुट्टो का ही रहेगा, वजीर आला सिंध। जी हाँ, जो चीफ मिनिस्टर है सिंध के, उनका कहना है कि जी कराची जो है या सिंध जो है, ऑब्वियसली कराची के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जी वो भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। खैर इस किस्म की स्टेटमेंट्स वो लोग देते रहते हैं। इससे पहले भी नबील गबोल साहब तो बता रहे थे कि सारा कराची तो उनके दादा ने खरीद लिया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भुट्टो का है। शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनको लिफ्ट नहीं करा रहे थे जब वो आकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे एक इवेंट में, जो हमने आपको दिखाया भी था, यकीनन हमने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी। साथ हम आपको ये बता दें, होंडा सिविक की एक भी गाड़ी जो है वो लास्ट 3 मंथ से सेल नहीं हुई है। हालांकि मैं खुद खरीदने वाली थी, मेरा पूरा इरादा था कि मैं कम से कम एक तो खरीद ही लूंगी, लेकिन बस पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा शायद फ्री में बांट दिया। अगर इनकी एक गाड़ी भी नहीं बिक रही तो मैं इनको एडवाइस करूंगी कि एक गाड़ी मुझे फ्री में देके देखें, इतनी बरकत आएगी कि आपका सारा शोरूम खाली हो जाएगा। तो एडवाइस खैर दे दिए, आगे आपकी मर्जी। बाकी पब्लिक के पास जी पैसे नहीं है कि वो ये गाड़ियां शाड़ियां वाली अय्याशियां कर सके, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टोयोटा वाले जो हैं वो सब्र करें और सब्र का फल मीठा होता है। हम आपको ये बता दें जी, पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम की जो कैप्टन है, उनको जी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसकी रीज़न ये बताई गई है कि जी वो जो 9 मई को हंगामा हुआ था उसमें वो भी शामिल थी, तो इस वजह से उनकी फुटेजेस निकल आई हैं और अब मेरा ख्याल है कि वो फुटबॉल तो नहीं खेल सकेंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि वो उनको अरेस्ट करके जो है वो जेल में शायद डाल दिया जाएगा। और अब देखते हैं कि वो बाहर किस तरीके से निकलती है, निकल भी पाती है या जेल में ही फुटबॉल खेलेंगी। बात हम करेंगे जी जमानत मनसूख और यानी जमानत कैंसिल होने के बाद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भागकर एक ही गाड़ी में सवार हुए और 9-2-11 हो गए। हमारे एक जी बड़े मशहूर सिंगर हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी, उनका कहना ये है, पीटीआई के लिए तराने बनाए यानी सॉन्ग्स बनाए, उस पर शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल सर, आपको होना भी चाहिए, इसलिए कि वो सॉन्ग तो आप ही ने बनाया था ना, जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल वो सॉन्ग आपका ही था। सॉरी कि मैंने आपके सॉन्ग की ओर बड़ागर कर दिया गा के, लेकिन ये है कि जी आता खिलवी साहब का कहना ये है कि जी उनको बड़ा अफसोस है कि उन्होंने इस किस्म के सॉन्ग्स बनाए। साथ हम बात करेंगे इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब के बारे में बताया जा रहा है कि जी कोई जर्नलिस्ट इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने आईएमएफ वगैरह के बारे में पूछा और कहा कि जी आपने क्या सोचा है, आगे किस तरह से लेके जाएंगे वगैरह वगैरह, जैसे एक जर्नलिस्ट का काम होता है। लेकिन उसके जवाब में ये कहा गया कि एक वीडियो भी आई जिसके बाद ये कहा गया कि जी इसहाक डार साहब ने उस जर्नलिस्ट को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन असल खबर जो आई है वो यही है कि थप्पड़ कोई नहीं मारा, और शायद जर्नलिस्ट ने कोशिश की होगी कि कोई थप्पड़ लगी जाए ताकि कोई न्यूज़ बन जाए, कुछ वायरल हो जाए, कुछ मशहूर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं। नहीं आईएमएफ पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे पीएम साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करेंगे। शायद ये बताएं क्या हुआ ये?
जी देखें कि आज वज़ीर ख़जाना जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकॉनमी बीट करता हूँ, कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है। जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोके। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहाँ तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहाँ निकल गया और वहाँ से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। जी, ये थे वो जर्नलिस्ट जो बता रहे थे, और इनका दावा ये है कि जी इसाक डार साहब ने इनको मारा पीटा है, लेकिन ये कि फिलहाल ऐसी कोई वीडियो सामने आई नहीं जिससे ये पता चले कि ये रिपोर्टर जो हैं इनकी हुई है पिटाई। तो बहरहाल एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो कि बात कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान से। यकीनन पैसे वैसे मांग रहे होंगे, अब उसके अलावा दूसरा काम कोई नहीं रह गया है हमारे लीडर्स को या हमारे पॉलिटिशियंस को। लेकिन अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब हिम्मत नहीं हारते, हर जगह पे हर मौके पे। पहले कश्मीर कश्मीर करते थे, अब डॉलर डॉलर करने लगे। तो थोड़ा सा चले, कश्मीर का पीछा छोड़ा इन्होंने और डॉलर का पीछा पकड़ा। लेकिन बात सारी ये है कि है तो ये बिजनेस कम्युनिटी से, तो हम यकीनन उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर शायद ये गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ा सा अकल करे, और उसमें यकीनन जो अपोजिशन है या जो इस वक्त ऐसी पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, चाहे वो इमरान खान की हो या किसी भी दूसरी पार्टी को शामिल करें, और इस वक्त ये सिर्फ काम करें मुल्क के लिए। लेकिन देखिए कुछ लोग जो है ना वो लेडीज को जो है वो आई लाइनर भी नहीं लगाने देते। देखिए जरा इनको। बिल्कुल जी, बिल्लियां ऐसे ही होती हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बिल्लियां रखी हैं हमेशा से, और मुझे पता है कि कोई काम नहीं करने देती हैं। और जहां कोई काम उनको ना पसंद आए, कि आप तैयार हो रहे हैं, आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो जी वो चपेड़े पड़ती हैं कि सही 14 तबक रोशन हो जाते हैं। बात खैर बहरहाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। ये आपने देखा कि एक बिल्डिंग बन रही है, और ये स्वात का इलाका दिखाया गया है। स्वात के दरिया के अंदर, यानी समझे आपके बीचों बीच जो है वो एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये कोई होटल है जिसकी तामीर की जा रही है, कोई होटल है जो बनाया जा रहा है, और गलत जगह बनाया जा रहा है। दरिया के बीच में ये बना देंगे, और बाद में कभी फ्लड या कोई प्रॉब्लम आई और होटल गिर गया तो फिर ये हाय हाय शुरू कर देंगे कि जी बड़ा नुकसान हो गया है और सारी दुनिया हमको पैसा दे ताकि हम इस मुसीबत से निकलें। लेकिन इस वक्त जो अथॉरिटीज हैं जिनका काम है इस चीज को देखना कि कौन कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सही है या गलत है, वो लोग इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इन लोगों को ना रोका जा रहा है ना टोका जा रहा है, और ये बड़े आराम से कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं। लेकिन वहां पे कोई उनको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि ये गलत जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और हरगिज यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए इस तरह से कि आप पानी के बीचों बीच बिल्डिंग बना रहे हैं और बाद में आप कहेंगे कि जी अब ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ये वाले तमाशे जो हैं ये हम लोग छोड़ते नहीं हैं, और फिर हमारा ख्याल होता है कि शायद लोगों को हम बेवकूफ बना लेंगे और बाद में पैसे लेंगे, लेकिन लोगों की जानें भी इसमें चली जाती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ख्याल करना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं स्वात की, वो इस चीज को देखें और इस कंस्ट्रक्शन को रोकें और इस किस्म की बिल्डिंग्स जो है ना बनाएं।
जी हाँ, ये जो मार आप देख रहे थे ना पड़ रही है, बिल्कुल जी। ये इस तरह से जो है वो रिपोर्टर्स को उन साहब ने जैसे मारा है, ऐसे मारा होता है तो फिर वीडियो आती है। ऐसे नहीं जो वो साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने इसहाक डार साहब ने मारा और उसके बाद उनके पास सबूत के लिए ना तो कोई वीडियो है और ना ही कोई दूसरा जो ये बता सके कि हाँ, वाक़ई में इनके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब को भी गुस्से में नहीं आना चाहिए था। मीडिया का काम होता है सवाल करना और मीडिया तो सवाल करेगा, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, क्योंकि आप इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से जो है वो मुल्क को आगे लेके जाते हैं या मुल्क को संभालते हैं। चले आगे मत ले जाएं लेकिन कम से कम संभाल तो लें। बात हम करेंगे जी मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, आप सब जानते हैं कि आजकल वो अमेरिका के विजिट पर हैं और बड़ा मजा आ रहा है जी मोदी जी की। हम देख रहे होते हैं वहां पे जिस तरह से अवगत हो रही है, उनको जिस तरीके से वेलकम किया गया और फिर उनका एड्रेस जो था जो उन्होंने किया, कांग्रेस ने जो उनको यानी इनवाइट किया था उस पे उन्होंने जो बात की वहां पे, तो जाहिर है कि एक तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो और मजबूत हुए हैं, शोल्डर से शोल्डर मिला के काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया जाएगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी बात की और यही बात जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की तरफ से भी की गई और उन्होंने ये भी कहा मोदी जी ने कि जी हम जो है यानी दोनों कंट्रीज जो हैं अमेरिका और इंडिया मिलकर टेररिज्म के ऊपर काम करेंगे और इसको जो है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकने के लिए और उससे बचने के लिए उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम किया जाएगा। खैर बहुत इम्पोर्टेंट विजिट था ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बहुत अच्छा रहा ये विजिट उनका, मेरे ख्याल है काफी सक्सेसफुल विजिट था। बहुत लोग गए वहां पे कवर करने के लिए, बहुत सारा इंडियन मीडिया वहां पे मौजूद था। पाकिस्तानी मीडिया ने एज यूजुअल एक ठंडा रिस्पांस दिया और हमारे यहाँ इसके बारे में ना तो कोई खास बातचीत होती दिखाई दी। वैसे होना तो ये चाहिए था कि हम भी फुल डे लगा कर जो है वो कवरेज करते, यहाँ से भी कोई मीडिया के लोग वहां गए होते और हम दिखाते, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं, जिससे कि साफ जाहिर था कि हम थोड़े जेलस हो गए। हम थोड़ा ये सोचने लगे कि यार इनके तो इतने अवगत हो रही है और हमें कोई पूछता ही नहीं, तो इसके लिए हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि जी हम जो है हम किसी से भी मिलते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, कहीं भी मतलब हम हमारे से मेरा मतलब है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हों, चाहे हमारे फौज के लोग हों, एजेंसीज के लोग हों, जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो जाहिर है हमारे पास ना कोई प्रोजेक्ट होता है, ना हमारे पास पैसा होता है कि हम वहां से कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, ना हमारे पास लेबर होती है, ना हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आईटी या किसी दूसरी फील्ड के हों जो हम उन्हें ऑफर कर सकें कि जी आप ये प्रोजेक्ट शुरू कीजिए और हमारे पास इसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और ये इसको यूं बना देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हम वहां पे मिलें और किसी तरीके से उनकी जेब से कुछ पैसे निकाल लें, यानी कि बार बार लोन मांगना, बार बार ये बताना जी हमारे तो फ्लड आ गया, हमारे तो अर्थक्वेक आ गया, हमारे यहाँ तो ये हो गया, हमारे यहाँ तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में है उसके सबसे ज्यादा जो गाना गाते हैं वो हम ही गाते हैं और हम ही कहते हैं कि जी हमारा बड़ा नुकसान हो गया एनवायरमेंटल चेंज से या क्लाइमेट चेंज से, लेकिन हम ये नहीं बताते कि हमने अपनी कंट्री के सारे दरख्त जो है वो काटते चले जा रहे हैं और हम कहीं नए दरख्त नहीं लगा रहे होते या बहुत कम लगा रहे होते। इमरान खान ने कहा था जी सोनामी ट्री प्रोजेक्ट लेकर आए थे और वो ट्रीज जो थे वो इंटरनेट पे ही लगे थे इमरान खान के सारे, और इसके अलावा हमने सारे दरख्त काट काट के डीएचए बना लिए। यानी मुल्तान में जो डीएचए बन रहा है उसमें भी हमने कई हजार आम के दरख्त काट दिए। उसके बाद कई दूसरी जगह पे हम डीएचए बना रहे हैं, वहां पे हमने सब दरख्त वरख्त काट के बराबर कर दिए और बाकी जो बच गया यानी कि काफी ज्यादा हिस्सा जो पाकिस्तान का बाकी रह गया था डीएचए बनने से वो हमने दे दिया मलिक रियाज को। मलिक रियाज जो एक बहुत बड़ा चोर डाकू फ्रॉडिया आदमी है और हर गवर्नमेंट जो है उसका साथ देती है, हर पॉलिटिशियन उसका साथ देता है, फौज उसके साथ है, एजेंसीज उसके साथ है, मीडिया उसके साथ है और वो उसने सभी को खरीद रखा है। जो कोई उसका नाम नहीं लेते कहते जी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो कि घर बनाती हैं या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स इस तरह से बात करते हैं, बहरिया टाउन का नाम नहीं लेते। बहरिया टाउन का नाम लीजिए ना, अगर मीडिया में इतना दम है
तो मीडिया का काम यही है कि वो सच बोले, लेकिन हमारा मीडिया अफसोस की बात है कि हमें सच बोलता हुआ दिखाई नहीं देता और बहरिया टाउन का नाम नहीं लेते, उसके बजाय कहते हैं जी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, या मलिक रियाज का नाम नहीं लेते। उसकी वजह यही है कि मलिक रियाज ने जो है वो पैसे दे देकर हमारे मीडिया से लेकर जो है हमारे रिटायर्ड या फौजी जनरल्स जो हैं उन तक को खरीद रखा है, और इसी वजह से उसको कुछ कहा नहीं जाता। और उसकी एक तरह से पाकिस्तान चलाने में अगर लोग कहते हैं कि जी आर्मी का हाथ है, तो मैं कहती हूँ कि आधे से ज्यादा हाथ जो है वो मलिक रियाज का भी है, क्योंकि उसने भी पूरा का पूरा जो है वो पाकिस्तान खरीद रखा है और उसी के हुक्म पे सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जैसे फौज तो खैर डरा धमका के कर लेती है ना काम, मतलब उठा के ले गए 2 दिन कान के नीचे, फिर 2 दिन बाद छोड़ दिया। लेकिन मलिक रियाज का काम दूसरी तरह से होता है, वो जी लोगों को खरीद के, यही तो डरा धमका के, नहीं तो मार कर। बहुत से लोगों की जानें भी इसने ली हैं, लेकिन ना कोई नाम लेता है ना कोई बोलता है। पता नहीं हम लोग इतने बेहिस और बेगैरत या बेशर्म जो है वो क्यों हो गए कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ना हमें माइनॉरिटीज के ऊपर होता हुआ जुल्म दिखाई देता है, ना हमें ये दिखाई देता है कि हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि हाँ जी जंग के लिए पैसा है और पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं है। भाई लोग दे देकर आपको थक गए हैं, आप कुछ काम कर लीजिए, कुछ अकल पकड़ लीजिए, लेकिन खैर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन पता नहीं मोदी जी क्या कह रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी हाँ, मोदी जी आप रोना बंद कर चुके हैं और अब आपको आवाज नहीं आ रही होगी हमारे रोने की, लेकिन रो तो रहे हैं। खैर बहरहाल मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। इस वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय।